सभी जगह अलग अलग उम्र के प्रावधान हमको दिखाई देते हैं। जैसे यदि आपको लोकसभा में पद पे बने रहना है तो आपके लिए उसकी न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वह आयु होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। यदि लोकसभा का आप सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आप राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु जो है वह कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और यदि आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो हर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि ग्राम प्रधान का, चाहे फिर आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पूछ ले या फिर आपका राज्यसभा या फिर लोकसभा का पूछ ले, तो सभी का आपको उम्र जो है यह ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बताइए भाई। यस सर। कोई कंफ्यूजन? राइट डाउन कर लिया ना? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हमने 3 अभी तक बताए कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो राष्ट्रपति है वह संसद के किस सदस्य के निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो। तो ऑप्शन में रहेगा लोकसभा, राज्यसभा, दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है कि वह लोकसभा को निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित क्या है, लोकसभा, और उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या है, राज्यसभा। इन दोनों चीजों को आपको माइंड में रखना है। चौथी जो योग्यता है कि वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर न हो। जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो उसके पद के लिए आवश्यक है कि वह जो है क्या है, लाभ के पद पर न होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब हमने आपसे एक क्वेश्चन जानकारी बताई थी क्लास में, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। तो कौन बताएगा ये डिसाइड कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि हमने आपको बताया था कि हमारे भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में केंद्र शासित प्रदेशों की क्या होती हैं, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। बताया था हमने, बताया था कि नहीं? यस सर। यस सर। तो कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं? बताइए, कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं आपकी, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाएं हैं जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं? बताइए भाई। दिल्ली और पांडिचेरी। हाँ, दिल्ली, पांडिचेरी, सर जम्मू। दिल्ली और पांडिचेरी, वेरी गुड। दिल्ली और पांडिचेरी जो है दोस्तों, यह क्या है कि यह आपके इनके चुनाव में भाग लेती हैं। ठीक है, अब देखिए, दिल्ली और जो पांडिचेरी है भाग लेती हैं, ये बात सही है, लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाएं भी भाग लेंगी, उनके निर्वाचक मंडल में होंगी। इन्हें किस संविधान संशोधन द्वारा यह स्थिति प्रदान की गई? आपको पहले जानकारी के लिए बता दूं कि पहले केंद्र शासित प्रदेशों में जो दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभाएं हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती थी। इन्हें बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो वो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा यह नियम लाया गया कि दिल्ली और पांडिचेरी की भी विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगी? बताइए। बताइए भाई, किसी को पता है? सत्तरवां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के चुनाव में
कौन भाग लेगा? तो केंद्र शासित प्रदेश जिसमें आपकी दिल्ली और पौंडीचेरी है, यह भाग लेंगे। क्लियर है? बताइए भाई। आगे बढ़े। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आपको नोट डाउन करना चाहिए। राष्ट्रपति जो है संसद के समक्ष निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करवाएगा। कौन कौन सी रिपोर्ट है और किस आर्टिकल के तहत प्रस्तुत कराता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल में एक एक चीज करके समझिएगा। सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट नंबर 1, कि जो राष्ट्रपति है यह बजट और या फिर जिसको हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, यह संसद में पेश करवाता है। तो बजट और संसद में जो वार्षिक वित्तीय विवरण यह कौन पेश करता है, कौन पेश करवाता है? तो राष्ट्रपति के अनुमति के पश्चात पेश किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बजट का प्रावधान अनुच्छेद किस अनुच्छेद में हमको देखने को मिलता है? कोई बताए भाई, हमारे संविधान में बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? 112। हाँ, फिर अनुच्छेद 112। देखिए दो चीजें हैं भाई। हमारे संविधान में पहले तो ये जान लीजिए कि बजट शब्द का उल्लेख है ही नहीं। हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 112 में जो हम लोग बजट की बात करते हैं, वहां पर बजट के स्थान पर जो शब्द दिया है वह दिया है वार्षिक वित्तीय विवरण का। किसका दिया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का। तो ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है यही बजट के समरूप है, बजट के समरूप दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग इसको बजट के रूप में भी जानते हैं, जो कि जिसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 112 में देखने को मिलता है। और इसका जो वार्षिक वित्तीय विवरण कह लें या फिर बजट का रिपोर्ट कह लें, यह कौन प्रस्तुत करवाता है? तो राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाएगा। अगला है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी कैग जिसको बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कह लें या फिर हिंदी में महानियंत्रक या लेखा परीक्षक कह लें, यह जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है यह राष्ट्रपति को सौंपेगा। सॉरी, संसद प्रस्तुत जो करता है यह आर्टिकल 151 अनुच्छेद 151 के तहत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यदि ये क्वेश्चन पूछे कि अनुच्छेद 151 में क्या है या फिर कैग अपना प्रतिवेदन किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रतिवेदित करता है, प्रस्तुत करता है, तो आपका एग्जाम में ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 151 में। अब हमें क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो कैग है जिसको हम लोग महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक बोलते हैं, इसका वर्णन हमको किस अनुच्छेद में दिखाई देता है? बताइए। बताइए भाई। 148। 148। और कोई बताए? और कोई बताए भैया? 48। 148, वेरी गुड। ठीक है, तो 148 में इसकी जानकारी मिलती है। तीसरा पॉइंट क्या है भाई, जो कि आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद के समक्ष जो वित्त आयोग की सिफारिश है, इनको भी वहां पर क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। किसकी सिफारिश? वित्त आयोग की, फाइनेंस कमीशन की। तो वित्त आयोग की जो सिफारिश है इसे भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति के कहने पर। किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 281 के अंतर्गत आर्टिकल 281 में इसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 281 के तहत। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में फाइनेंस कमीशन का, वित्त आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? बताइए।
किस अनुच्छेद में भाई बताइए? सर 280। 20 केसी श्रीवास्तव 280 सर। 280। अच्छा, केसी श्रीवास्तव। सर मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? हम वीडियो में पढ़ाए थे, यस लिस्ट सर, आप बना है पढ़ाए कहीं थे पे, बट लिखे हो पूरा इसको कि बस पूरा देख के याद कथा सुन ले हो? नहीं सर, लेकिन अब देख के बोलना सही नहीं ना, ये जो याद नहीं है देख इसके के लिए। बोलना ठीक है भाई, तो आप कम से कम पढ़िए तो उसको। जैसे नहीं पढ़ेंगे, याद नहीं होगा तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। आर्टिकल 280 जो है यह वित्त आयोग के बारे में बताता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार ये एग्जाम में पूछा गया, खासकर बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में, कि वित्त आयोग की स्थापना या फिर वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में है। 281 में क्या है कि जो ये वित्त आयोग है अपनी रिपोर्ट किसमें, अपनी सिफारिशें किसमें प्रस्तुत करेगा? संसद में प्रस्तुत करेगा। ये किसमें है? आर्टिकल 281 में है। तो जब रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है तो 281 में, और इसके गठन की बात किसमें है? आर्टिकल 280 में। क्लियर है? सर हाँ बोलिए। 148 वाला को क्या बोल रहे थे सर? एक तो नेटवर्क इशू है, मेरा आवाज कट कट के वो आ रहा है। महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, जिसको हम लोग टैग बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी वहां पर मिलती है। अगला पॉइंट है भाई कि जो यूपीएससी है, जिसको हम लोग संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग कह लें या फिर शॉर्ट फॉर्म में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कह लें या फिर यूपीएससी कह लें। यह जो अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, यह राष्ट्रपति को करती है, और ये करती है आर्टिकल 323 के तहत, अनुच्छेद 323 के तहत। वार्षिक रिपोर्ट संघ लोक सेवा आयोग किसको करेगी? राष्ट्रपति को करेगी, और राष्ट्रपति इसको संसद में प्रस्तुत करवाता है आर्टिकल 223 के तहत। अगला पॉइंट क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर पॉइंट 6 कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन होगा, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति की बात कर रहा हूं, शेड्यूल कास्ट, जो नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन है, उसका जो प्रतिवेदन होगा, उसका जो रिपोर्ट होगा, संसद में प्रस्तुत करवाएगा, ये करवाएगा राष्ट्रपति आर्टिकल 338 के तहत, अनुच्छेद 338 के तहत कराता है। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में? हमने सब पढ़ाया है आपको वीडियो में, यह अनुच्छेद 338 में है। और जैसे ही अनुसूचित जनजाति कह दे, शेड्यूल ट्राइब बोल दे कि नेशनल शेड्यूल ट्राइब एसोसिएशन की रिपोर्ट की संसद में प्रस्तुत कौन करवाता है, किस आर्टिकल के तहत होता है? तो राष्ट्रपति प्रस्तुत कराएगा, और आर्टिकल 338 के क्लॉज क में जो है उसको द्वारा प्रस्तुत कराता है। तो आपके एग्जाम में यदि ये प्रश्न बने कि हमारे संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो यह है आपके अनुच्छेद 338 क में। क्लियर है? बताइए भाई। यस सर। अगला क्या है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसको हम लोग बैकवर्ड क्लास कमीशन बोलते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग, बैकवर्ड क्लास कमीशन बोलते हैं, इसका प्रतिवेदन जो राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत कराता है, यह कराता है अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। तो आपको जितने रिलेटेड आर्टिकल थे उन चीजों के हम लोगों ने बता दिया। अब देखिए कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, राष्ट्रपति से संबंधित हैं उन चीजों को। जैसे सबसे पहले ये जान लीजिए, आर्टिकल या फिर अनुच्छेद कह लें 117 का क्लॉज 1, अर्थात अनुच्छेद 117 का क्लॉज 1 क्या कहता है? ये कहता है कि अनुच्छेद 117 के सब सेक्शन 1 में यह उपबंध है, अर्थात ये नियम है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा और राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा
नहीं किया जाएगा। और ये जो प्रावधान है कि कोई विधेयक धन विधेयक है और उसको जो धन विधेयक होगा वो राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जाएगा, ये प्रावधान अनुच्छेद 117 में मिलता है, क्लॉज 1 में उसके। क्लियर हुआ कि नहीं, कि कभी कंफ्यूज हैं? सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 117 का क्लॉज 1 ये कहता है कि जब भी हमें संसद में हमको धन विधेयक पेश करना होगा, प्रस्तुत करना होगा, मनी बिल हमको इंट्रोड्यूस करना होगा, तो उससे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता पड़ेगी। राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही कोई मनी बिल या फिर धन विधेयक जो है वह संसद में पेश किया जा सकता है। आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि धन विधेयक संसद में किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है, तो यह किया जाता है, किसके द्वारा सिफारिश होती है? राष्ट्रपति के द्वारा सिफारिश की जाती है। यह जो प्रावधान है कि धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा, यह प्रावधान हमको अनुच्छेद 117 के क्लॉज 1 में देखने को मिलता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब जब बात धन विधेयक की आ ही गई है तो उससे रिलेटेड आर्टिकल भी ध्यान में रख लीजिए प्रभु आप लोग। किस आर्टिकल में धन विधेयक का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 जो है यह किसके बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट मनी बिल। धन विधेयक के बारे में जो प्रावधान है यह हमें अनुच्छेद 110 में दिखाई देता है। और अनुच्छेद 11 की इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी विधेयक पर जो राष्ट्रपति अपनी अनुमति देता है, इसका प्रावधान आपके अनुच्छेद 111 में देखने को मिलता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो विधेयक पर मंजूरी दी जाती है, अनुमति दी जाती है, यह किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह मिलता है अनुच्छेद 111 में। क्लियर है? बताइए भाई, आगे बढ़े। देखिए इसके अलावा कुछ और आपको ध्यान में रखने आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 123 ये बताएंगे हमारे प्रिंस भैया। प्रिंस भैया बताइए आर्टिकल 123 में क्या है? ये सर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल किसमें है? राज्यपाल का ऑप्शन जी, सॉरी, हमने आपको क्लास में ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट किया था और उस समय बताया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आएगा और ट्रिक भी बताया था। यदि 1 2 3 है तो राष्ट्रपति है और इसी को हेर फेर कर दिए, 2 को बस आगे लेते आइए, फिर उसके बाद संख्या को उसी हिसाब से लिख दीजिए। 213। तो क्या बन गया? 213। यह किसका अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? राज्यपाल की। तो भैया इस चीज को जान लीजिए, भूलिए नहीं आप लोग। राष्ट्रपति 123 के तहत करता है 1 2 3। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है? हमारा राष्ट्रपति। तो हिसाब से याद कर लीजिए 1 2 3 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। अब राज्यपाल का कैसे करेंगे? तो राज्यपाल महोदय को बीच में बैठाया गया है और राज्यपाल की जैसे ही बात आए उनको आगे लेते आइए। तो 2 जैसे ही आगे आएगा तो बाकी संख्या को उस क्रम में लिख दीजिए। 2 आगे आ गया तो उसके बाद बचा 1 और 3, तो 2 1 3 अर्थात अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा वो 123 में करेगा अनुच्छेद के तहत, और राज्यपाल जारी करेगा तो 213 के तहत करेगा। क्लियर? यस। अगला है कि भाई अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 जो है यह किसके बारे में बात करता है? बताइए भाई, अनुच्छेद 72 में किस चीज का प्रावधान किया गया है? कोई बताए? सर क्षमा दान का। किसका क्षमादान का? सर जो मतलब जिसको मतलब
राष्ट्रपति के पास ये मतलब क्षमादान का अधिकार मतलब शक्तियां मिली होती है, जो मुजरिम लोग होते हैं उन्हीं को। अच्छा, इतना लेट में कौन प्रभु जुड़े हैं? बताएं भाई, वो कौन सी आत्मा है जो भटकती हुई अभी को? नाम आपका? सर थोड़ा ज्यादा लेट हो, मानसी। अच्छा, आप जुड़े हैं, जबकि आप सबसे पहले इसमें रिस्पॉन्स किए थे। ऐसा न करें, आप ही लोगों का लॉस जा रहा है। खैर कोई बात नहीं। आर्टिकल 72 बात करता है, अनुच्छेद 72 ये बताता है कि जो राष्ट्रपति है ये किसी व्यक्ति को क्षमा दान दे सकता है उस कंडीशन में जब उसे क्या मिला हो, न्यायालय के द्वारा दंड दिया गया हो, चाहे वह दंड मृत्यु दंड ही क्यों न हो। वह दंड को भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, क्षमा कर सकता है। और उसका इस प्रावधान की चर्चा हमें अनुच्छेद 72 में दिखाई देती है, आर्टिकल 72 में हमें दिखाई देती है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति हमको आर्टिकल 72 में है, लेकिन राष्ट्रपति के साथ साथ एक अन्य ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वो भी क्षमादान कर सकते हैं। वो कौन से व्यक्ति हैं? मानसी जी आप ही बताइए कि राष्ट्रपति के अलावा कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? बताइए भाई। हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, बार बार आप लोगों से बोला है। हाँ नहीं आए सर, तो नहीं सर। ठीक। चलिए कोई बात नहीं। राज्य के राज्यपाल जो हैं वो भी क्षमादान कर सकते हैं, उनके पास भी ये पावर है। लेकिन फिर अंतर क्या हुआ राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान में? तो भैया अंतर बस इतना है कि राष्ट्रपति जो है वो डेथ सेंटेंस को भी, मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को, डेथ सेंटेंस को क्षमा नहीं कर सकता। राज्यपाल के पास मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। हाँ वो ये कर सकता है कि मृत्यु दंड के अलावा यदि आपको उम्र कैद मिली है, बाकी चीजें मिली है, तो उनको कम जरूर कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को समाप्त नहीं कर सकता। तो मृत्यु दंड पाए व्यक्ति को केवल और केवल एक ही व्यक्ति समाप्त कर सकता है, वह है आपका देश का राष्ट्रपति। तो प्रश्न दूसरा ये भी उठ सकता है आपके एग्जाम के। हाँ बोलिए। बोल रहे थे कि अभी तक इस तरह का क्षमादान रिसेंट में मिला है किसी को? डेथ सेंटेंस को कई कैंसिल किया लोगों गया को है? मिला है, कई लोगों को। देखिए मिला किसको किसको ये नहीं पता, लेकिन आए दिन ये चीजें राष्ट्रपति के पास लेटर जाते हैं और कई लोगों को मिला भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। आपके याकूब मेनन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आतंकवादी था, सुना है नाम? यस सर। उस आतंकवादी को बचाने के लिए कई लोगों ने राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के क्षमादान की बात कही थी, उसको लेटर लिखा गया था राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे नामंजूर कर दिया। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि उसको करना है कि नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जो उनके पास ये अथॉरिटी तो वो नहीं करते हैं, करते हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मृत्यु दंड से क्षमादान मिला है, और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दंड को कम किया गया है। अजमल कसाब के लिए किसी ने अपील किया है? जी हाँ किया है। भारत में यही चीज है, अफजल गुरु हुआ, याकूब मेनन हुआ, कसाब हुए, इन सभी लोगों के लिए आपकी चीजें राष्ट्रपति के पास गई हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी इतना बेवकूफ आदमी नहीं है, वो देश का सर्वोच्च नागरिक है। वो हर समय अपने आसपास जो कि ब्रेवेस्ट माइंड होते हैं उनसे घिरा हुआ है। उनके जो कमांडो हैं, उनके जो सचिव हैं, वो सभी के सभी IAS IPS हैं, तो किसको क्या करना है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मेरा प्रश्न कहने का ये था कि अंतर दोनों में आप लोगों ने जान लिया। तो अगला प्रश्न ये है कि ठीक है राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान देता है, लेकिन राज्यपाल जो क्षमादान देता है ये किस आर्टिकल के तहत देता है, ये बताइए। बताइए भाई, किसी को पता है?
नो सर। नहीं पता। अरे भाई, आप लोगों ने यदि वीडियो वगैरह देखा होता तो आप लोगों को पता होता। इसीलिए ग्रुप में मैंने भेज दिया, क्योंकि हम जानते थे पढ़ाते समय आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं, आप लोगों को लगा कि नहीं नहीं मजाकबाजी है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी देखेंगे तो काम चल जाएगा। एक बात जान लीजिए, अभी से मैं बोल दे रहा हूँ, बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं निकलेगा कि आप आज को वो चीजें मिस कर दोगे जो कल को एग्जाम में आए। तो इससे बढ़िया है प्रभु आप पहले ही पढ़ लीजिए। आप लोग देखिए, हर कुछ चीजें आपको हो सकता है कि क्लास में डिटेल में न बताई जाए, हो सकता है कि वो आपके निर्धारित सिलेबस में न हो, लेकिन फिर भी यदि वो क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछ देता है, तब तो आप लोग गलत करके चले आओगे या फिर नहीं करोगे। दो ही ऑप्शन होगा, यदि अटेम्प्ट करते हो तो गलत करके आओगे, या फिर यदि उसे पढ़ा होगा तब सही करके आओगे, नहीं तो छोड़ के चले आओगे। तो जो आर्टिकल है, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। यदि आप सिलेबस देखोगे तो अलग से किसी अनुच्छेद के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो आपके रिलेटेड टॉपिक हैं, जैसे आपको राष्ट्रपति पढ़ना है तो राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। मौलिक अधिकार पढ़ना है तो मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं 12 to 35 के बीच में, उनमें कौन कौन से प्रावधान दिए गए ये सभी आपको आने चाहिए। सिटीजनशिप पढ़ना था, नागरिकता पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ा। तो 5 से लेके 11 के बीच में जो भी प्रावधान है हमको वो सभी पता होना चाहिए। हम लोग आगे प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री से संबंधित कि प्रधानमंत्री क्या है, मंत्री परिषद क्या है, प्रधानमंत्री किसमें आता है, लोकसभा में आता है, तो लोकसभा संबंधी जो आर्टिकल है वो आपको जानना चाहिए। तो कोई चीजें जो आपको भेजी जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ सिलेबस या फिर आपके काम की नहीं है, वो सभी चीजें आपके सिलेबस के रिगार्डिंग ही हैं। तो उन चीजों को इग्नोर मत करिए मेरे भाई, बहुत ही सीरियस होकर पढ़िए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आपको। सर हाँ बोलिए। ये वीडियो कहाँ भेजी आपने, मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं है? में भेजा गया था। 1 से लेके 395 अनुच्छेद के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग देखिए, मेरा तो दावा है यदि आप उस वीडियो को देख लिए तो शायद ही तो दोबारा एक या भेज दो क्वेश्चन उससे ऐसा हो जो कि बाहर से आर्टिकल से आप लोगों से पूछे। किसने किसने देखा था? अरे भैया नाम तो बता दो। सर देखा था पर पूरा नहीं। जिसने भी देखा था तो उसको वीडियो, एक काम करिए आगे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो देखने के बाद अब आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए जो कि आर्टिकल से रिलेटेड है। मेरा दावा है कि आप लोग 99% क्वेश्चन आपके आर्टिकल वाले सही होंगे, एक ही दो क्वेश्चन होगा जो कि इधर उधर छटकेगा। हो सकता है कि हमने स्पेशल वाले जो कि क्लॉज सब क्लॉज वाले हैं वो एक आध दो न बताए हैं, लेकिन बाकी जितने हैं हमको हमने डिटेल में उसमें बताया है, जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्रम से बताया है, इसलिए उनको देख लीजिए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप ही को काम देगा। खैर, इतना लंबा चौड़ा भाषण देने से बढ़िया दोबारा भेज देना वीडियो। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला पॉइंट है कि आर्टिकल 161 जो है, अनुच्छेद 161 जो है, ये बात करता है आपके राज्यपाल के क्षमादान शक्ति की। आर्टिकल 72 बात करता है राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति की, और आर्टिकल 161 करता है राज्यपाल के क्षमादान शक्ति की। क्लियर है? यस सर। अब देखिए, एक क्वेश्चन हमने भी कुछ देर पहले ही बताया कि अनुच्छेद 111 बात करता है आपके कि राष्ट्रपति जो विधेयक पर अनुमति देता है उसके बारे में। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 111 क्या बात करता है कि राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक के ऊपर, किसी बिल के ऊपर क्या करेगा? अपनी अनुमति देगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 111। तो इसी प्रकार राज्य में राज्यपाल भी तो देगा, क्योंकि राज्यपाल भी कहाँ का अंग है? राज्य विधायिका का अंग है। देखिए, आपको हालांकि पढ़ाना नहीं है, लेकिन मैं आपको सहजता के लिए मैं बता दे रहा हूं, जब भी आपको कभी राष्ट्रपति पढ़ना हो और आपको राज्यपाल पढ़ना हो तो सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, एक साथ आपको कई चीजें तैयार हो जाएंगी, उसको बांट लीजिए। आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि जिस प्रकार हमारे देश में केंद्र सरकार में संसद है, केंद्र सरकार के स्तर पर क्या है? संसद है।
ठीक उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में क्या है, हमारी राज्य की विधायिका है। देश के लिए कानून एवं नियम का निर्माण कौन करती है, संसद करती है। राज्य के लिए नियम एवं कानून का निर्माण कौन करती है, वो राज्य की विधायिका करती है। आगे बढ़ते हैं। जो देश है जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में संसद के 3 भागों में बटा हुआ है, जो कि संसद के 3 भाग है, वैसे ही आप चले आइए राज्य की विधायिका में। तो जैसे देश में लोकसभा है, ठीक उसी प्रकार राज्य में आपकी विधानसभा है। जैसे देश में आपका राज्यसभा है, ठीक उसी प्रकार आपका राज्य में विधान परिषद है। जैसे आपका देश में राष्ट्रपति है, ठीक उसी प्रकार हमारे राज्य में राज्यपाल है। तीनों की स्थितियां बिल्कुल समान रूप से मिलती जुलती हैं। जैसे धन विधेयक केवल और केवल संसद में, लोकसभा में पास होगा, ठीक उसी प्रकार राज्य में आएंगे तो धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में पास होगा। तो ऐसे सभी जो चीजें हैं, आपको यदि कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे तो आपको सभी चीजें दिखाई देंगी। जैसे क्षमादान की शक्ति वहां पे राष्ट्रपति को है, वैसे ही क्षमादान की शक्ति यहाँ पर किसको है, आपके राज्यपाल को है। जैसे वहां पे न्यायालयों में, उच्च न्यायालय हो चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट का हो, न्यायाधीश की नियुक्ति का श्रेय किसे जाता है, राष्ट्रपति को जाता है। वैसे ही राज्य में जो जिला न्यायालय है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति का श्रेय आपके राज्यपाल को जाता है। तो ऐसे कुछ प्रावधान है जो आपको सिमिलरिटी करके, कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़ेंगे तो एक साथ आप लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन 6 के बारे में आप डिटेल में आप एक साथ तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार से पढ़िए तो आपका सभी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो भाई बता दीजिए अभी से। आगे बढ़े। यस सर। देखिए अनुच्छेद 111 जो है ये बात करता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, विधेयक पर, बिल पर अनुमति देगा। ठीक उसी प्रकार राज्य की विधायिका में राज्यपाल भी तो अनुमति देता है, तभी कोई बिल पास होता है राज्य में। जिस प्रकार संसद में जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता है तब तक कोई विधेयक, अधिनियम या फिर एक्ट नहीं बनता है। ठीक उसी प्रकार राज्य की सरकार जब कोई विधेयक पास करती है, वो तब तक नहीं बनेगा अधिनियम जब तक उस पर हस्ताक्षर राज्यपाल न करे। तो राज्यपाल जो विधेयकों पर अनुमति देता है, बिल पर जो अनुमति देता है, वह देता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति 111 के अंतर्गत और राज्यपाल आपका अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ तो भैया बस इतना ही। इसके आगे हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे, क्योंकि हम लगातार अभी क्लास से आ रहे हैं, फिर आपको क्लास लेने से पहले वीडियो पे हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हिंदी का क्विज यदि किसी को ज्वाइन करना है, जिसमें कि आज वर्णमाला से क्वेश्चन है, तो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ देर बाद आप लोगों को हम लिंक दे देंगे। ठीक है, आपने बोला था लेट होगा, आराम से पढ़ाएंगे। तो सोचा था जरूर मेरे भाई प्रिंसी, लेकिन हिम्मत छूट गई, क्योंकि मैं अभी 5:30 बजे खुद का क्लास करके आ रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ाने से जस्ट पहले आज देखें कि 1 मिनट लेट हो गया मुझे क्लास में एंट्री करने में आप लोगों के। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था हिंदी वाला, तो उसमें भी मैं कंटिन्यू लगभग 35 मिनट से मैं बोल ही रहा हूँ, इसलिए थोड़ा क्षमा चाहूंगा। अभी फिलहाल इतने पे रोकते हैं। यदि मुझे इच्छा हुई तो 10 बजे के आसपास मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। यदि कोई जगह होगा तो क्लास ले लेंगे हम लोग। ठीक है? नहीं सर, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, जाइए सर। नहीं सर, लास्ट में देखिए 10 से 11 बजे का हो ऐसा कुछ तो। देखिए हम कई बार सोचते हैं कि रात में यदि आप लोग 10 बजे के बाद खाली रहो तो एक 35 मिनट 40 मिनट का मिनिमम हम लोग रात में भी क्लास ले सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप लोग सो जाते हैं, इसीलिए मैं बोलता नहीं हूँ जल्दी। ठीक है, मैं आप लोगों का डेली क्लास कोई नहीं सोता है सर। तो आप लोग बता दिया करिए। देखिए मैं क्या है कि 10 बजे के आसपास 30-35 मिनट के लिए खाली रहता हूँ, तो उस समय मैं चाहूँ तो आप लोगों का क्लास ले सकता हूँ। जब भी मैं फ्री रहूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आधे घंटा पहले दे दूंगा कि आज क्लास होगी कि नहीं होगी। और सब सोए रहते क्या? बताओ सब, जल्दी बोलो यार। आज अगर लेना होगा तो आप भेज दीजिएगा नोटिस, फिर हम लोग रेडी रहेंगे।
यस आज तो जैसा भी होगा हम आपको आधा घंटे पहले बता देंगे। आज थोड़ी मुश्किल है, ठीक है, जैसा भी होगा आपको नोटिफिकेशन में बता देंगे, आधा घंटे पहले आपको पता चल जाएगा। ओके डेली सर। 9:30 बजे आप लोग एक बार नोटिफिकेशन देख लिया करना, फिर हमारी क्लास होगी तो हम आपको बता देंगे। बाकी सुबह वाली क्लास तो होती ही है। किसी भी Yes, sir. आप सभी से निवेदन है पुनः एक बार कि भाई कोई भी क्लास मिस न करें, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि रिकॉर्डिंग हो क्लास की, कभी कभी न हो पाए गलती से हमसे।